Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 6 from your English textbook Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is Poets and Pancakes, written by Asoka Mitran. So the chapter is very lengthy, so I am going to make two different videos of the same chapter, and there will be line by line thorough translation of the chapter from English to Hindi. And this is our first part of the chapter, Poets and Pancakes, written by Asoka Mitran. So before explaining the chapter, I would like to read something about the author. तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये आपका दक्षिण भारत के एक लेखक अशोका मित्रन ने लिखा था। 1931 में इनका जन्म हुआ अशोका मित्रन का। अ तमिल राइटर recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. तो अशोका मित्रन जो कि तमिल लेखक थे रहे हैं, 1931 में उनका जन्म हुआ। ये जेमिनी स्टूडियोज में अपने पूर्व के वर्षों का वर्णन देते हैं अपनी पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस, इस पुस्तक में। तो ये जो लेखक हैं अशोका मित्रन, इन्होंने एक बुक लिखी थी माई ईयर्स विद बॉस। इस बुक में ये जेमिनी स्टूडियोज में, ये फिल्म मेकिंग का स्टूडियो था जेमिनी स्टूडियोज, शायद आज भी मौजूद है। तो इसके अपने पूर्व के वर्षों का वर्णन करते हैं, जिसमें वो बात करते हैं भारत में जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर, भारत में जीवन के हर एक पहलू पर सिनेमा के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई वॉज सेट अप इन 1940। जेमिनी स्टूडियोज जो कि चेन्नई में, जो उस वक्त मद्रास के नाम से जाना जाता था, चेन्नई में स्थापित किया गया था सन 1940 में। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। भारतीय फिल्म मेकिंग के इतिहास के प्रारंभिक दिनों में, जब हिंदी सिनेमा में, भारत में हिंदी सिनेमा में जो एकदम शुरुआती दिन थे, उन शुरुआती दिनों के भारत के सबसे ज्यादा प्रभावशाली फिल्म निर्माण संस्थानों में से एक रहा है ये जेमिनी स्टूडियोज। भारत के सिनेमा के इतिहास के प्रारंभिक दिनों में फिल्म निर्माण की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक रही है। इट्स फाउंडर वॉज एस वासन। ये जेमिनी स्टूडियोज जो था, उसके संस्थापक एस वासन थे। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। जेमिनी स्टूडियोज में लेखक अशोका मित्रन की जो ड्यूटी थी, वो थी न्यूज़पेपर से कुछ कटिंग्स वगैरह, न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स को, छोटी छोटी क्लिपिंग्स को काट करके अलग अलग विषयों पर, अलग अलग लेख और विषयों के ऊपर न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स होती हैं, क्लिपिंग्स होती हैं, उनको काट करके फाइल आदि में स्टोर करना। बस ये ड्यूटी थी अशोका मित्रन की जेमिनी स्टूडियोज में। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड। और लेकिन कई सारे ऐसे थे कि जिनको हाथों से लिखा जाता था। तो न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स थी, उनके रिकॉर्ड को ये फाइलों में दर्ज करते थे, कई सारियों को ये हाथ से लिखते थे। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली। हालांकि वो एक लेखक जो हैं
अशोका मित्रन, ये जेमिनी स्टूडियोज में बहुत ही एक तुच्छ सा, हल्का फुल्का छोटा सा काम करते थे, बड़ा तुच्छ सा काम करते थे, लेकिन फिर भी वो जेमिनी परिवार के सभी सदस्यों में सबसे ज्यादा जानकार माने जाते थे। आगे है, द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये अशोका मित्रन की एक बुक थी, माई ईयर्स विद बॉस, इसमें से लिया गया एक खुलासा है। तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। तो पैनकेक जो है, वैसे पैनकेक का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है मालपुआ। ये एक प्रकार की इंडियन स्वीट डिश है मालपुआ, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी और खाई भी होगी। तो पैनकेक जो है वो मेकअप का जो सामान आता है, कॉस्मेटिक्स के आइटम्स आते हैं मेकअप वगैरह के, तो मेकअप के मटेरियल में एक कंपनी का ब्रांड नेम है जिसको कि जेमिनी स्टूडियोज जो है ट्रक लोड्स में गाड़ियां भर भर के मंगाया करता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। तो ग्रेटा गार्बो जो कि एक स्वीडन की एक्ट्रेस थी, स्वीडिश एक्ट्रेस थी, उसने इसका जो पैनकेक जो था मेकअप के मटेरियल का ब्रांड नेम, पैनकेक को उसने इस्तेमाल अवश्य ही किया होगा। मिस गौहर जो है एक वो इंडियन एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी पैनकेक का इस्तेमाल अवश्य ही किया होगा। लेकिन रति अग्निहोत्री, ये भी एक भारतीय अभिनेत्री थी, इन्होंने शायद पैनकेक का नाम शायद सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बिल्डिंग की ऊपर के माले में, ऊपर के फ्लोर में रहा करता था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल टाइप का माना जाता था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस। शहर में, चेन्नई शहर में तकरीबन एक दर्जन और इमारतें, बिल्डिंग्स जो है रॉबर्ट क्लाइव का रेसिडेंस कही जाती थी, मानी जाती थी। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in St. George in Fort St. George in Madras। तो कह रहे हैं आगे कि अपने संक्षिप्त जीवन में, अपने छोटे जीवन में और उससे भी अधिक संक्षिप्त मद्रास में ठहरने के दौरान क्या था, रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत सारी यात्राएं यहां वहां बहुत घूमे थे अपने छोटे से जीवन काल में, और मद्रास में और संक्षिप्त स्टे के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारी यात्राएं करी थी, यहां वहां घूमे थे। भारत के दूरस्थ इलाकों में असंभव से प्रतीत होने वाले युद्धों को लड़ने के अलावा और मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट, सेंट जॉर्ज किले में सेंट मैरीज चर्च में एक कुमारी कन्या से शादी करने के अलावा और भारत के दूर दराज के इलाकों में असंभव से प्रतीत होने वाले युद्धों को लड़ने के अलावा रॉबर्ट क्लाइव ने कई सारी यात्राएं और करी थी। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून with lights at all angles, around half a dozen large mirrors। जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप रूम था वो किसी नाई के हेयर कटिंग सैलून, किसी बार्बर के हेयर कटिंग सैलून जैसा
दिखाई पड़ता था, जिसमें हर कोने पे लाइटें लगी हुई थी और लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े मिरर्स, आईने लगे हुए थे. दे वर ऑल incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. और वे सारी लाइटें जो थी वो बड़ा ही हॉट प्रकाश वाली, बहुत गर्मा गर्म लाइटें थी. तो आप उस आग जैसी धधकती हुई दरिद्री या दयनीय स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं जो उन लोगों के साथ गुजरती थी जिनका मेकअप होता था. तो मेकअप के दौरान बहुत सारी चकाचौंध कर देने वाली आग जैसी गर्म लाइटें जलती थी. तो जिन लोगों का मेकअप होता था वो कितनी भयंकर आग में भीषण दयावह स्थिति में होते होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं. आगे लेखक कह रहा है, द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट. जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप डिपार्टमेंट, पहले इसका जो हेड था, मुखिया था, वो एक बंगाली था जो कि बाद में एक स्टूडियो के हिसाब से काफी बड़ा आदमी बन गया और उसने स्टूडियो छोड़कर वो चला गया. ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ कन्नडिगा एंड आंध्रा, अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स. तो वो जो बंगाली था, वो बंगाली जो हेड था, प्रमुख था, मुखिया था जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट का, उसके बाद उसको सक्सीड किया, यानी उसके बाद जो मेकअप डिपार्टमेंट के हेड बने वो कौन थे? वो एक महाराष्ट्रियन था, एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति था महाराष्ट्र का, जिसका सहायक एक धारवाड़ कन्नाडिगा, एक आंध्र प्रदेश में धारवाड़ कन्नाडिगा नामक जगह है. तो एक आंध्र प्रदेश का रहने वाला धारवाड़ कन्नाडिगा का एक आंध्र प्रदेश का व्यक्ति, वो महाराष्ट्रियन का असिस्टेंट था. अब मद्रास इंडियन क्रिश्चियन और एक असिस्टेंट मद्रास का रहने वाला भारतीय क्रिश्चियन था. एंड एंग्लो बर्मीज का मतलब है कि बर्मा का ऐसा व्यक्ति जिसकी इंग्लैंड के किसी पुरुष या महिला से शादी हुई हो. एंग्लो बर्मीज का मतलब है कि बर्मा का कोई व्यक्ति हो, या तो पुरुष हो और इंग्लैंड की महिला से शादी हुई हो, या बर्मा की कोई महिला हो और इंग्लैंड के किसी पुरुष से उसकी शादी हुई हो. तो एंग्लो बर्मीज भी उस महाराष्ट्रियन का एक सलाहकार था. एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और हमेशा की तरह आमतौर पर रहने वाले लोकल स्थानीय तमिल लोग, क्योंकि जेमिनी स्टूडियोज जो है तमिलनाडु में मद्रास में स्थित हुआ करता था, जिसका नाम अब मद्रास का नाम अब चेन्नई हो गया है. इसके बाद आगे है, लेखक लिखता है, ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन long before AIR and दूरदर्शन began broadcasting programs on national integration. ये अलग अलग टाइप के, कोई आंध्रा, कोई महाराष्ट्रियन, कोई बंगाली, कोई बर्मा का, तो ऐसा ये सब ये दर्शाता था कि AIR, ऑल इंडिया रेडियो, और दूरदर्शन ने जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर जब कुछ कार्यक्रम वगैरह प्रसारित करना शुरू किए थे, तो उससे पहले ही जो है अच्छा खासा राष्ट्रीय एकता जेमिनी स्टूडियोज में दिखाई देती थी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों के बहुत सारे लोग एकीकृत होकर एकता में काम करते थे. तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने जब राष्ट्रीय एकता पर जो कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किए, उससे पहले ही राष्ट्रीय एकता जेमिनी स्टूडियोज में दिखाई देती थी. आगे है, दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. तो ये राष्ट्रीय रूप से एकीकृत जो गैंग था, ये मेकअप
डिपार्टमेंट में ये जो अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों का जो समूह था, ये लोग मेकअप मैन का जो समूह था, मेकअप करने वाले लोगों का समूह जो था, ये किसी भी अच्छे खासे दिखने वाले व्यक्ति को एक बड़े ही भयंकर लाल रंग के राक्षस जैसे दिखने वाले आकृति में परिवर्तित कर सकते थे। वो उन पैनकेक्स की मदद से, वो मेकअप के सामानों की मदद से जो जेमिनी स्टूडियोज ट्रक भर भर के खरीदा करता था। और इसके अलावा बहुत सारे अन्य जो है खाने पीने वाली दवाइयां और चेहरे पर लगाने वाली औषधियां, जिनको लोशंस कहते हैं, इनकी मदद से लोशंस जो चेहरे पे लगाने वाली जो औषधियां होती हैं, बॉडी पे या चेहरे पे लगाने वाली औषधियां, और पोशंस जो खाने या पीने वाली औषधियां होती हैं, उनकी और पैनकेक्स की मदद से ये राष्ट्रीय रूप से एकीकृत मेकअप मैन का जो समूह था, ये किसी भी अच्छे खासे आदमी को एक बड़े ही भयानक कुरूप लाल रंग के राक्षस में परिवर्तित कर सकते थे। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors. वे उस दौर के दिन थे जब केवल इंडोर्स शूटिंग होती थी, यानी कि अंदर स्टूडियोज में ही ज्यादातर शूटिंग हुआ करती थी। सेट्स वगैरह बने रहते थे स्टूडियोज में, ज्यादातर शूटिंग वहीं होती थी। और मात्र 5% शूटिंग जो है आउटडोर्स, बाहर कहीं ओरिजिनल जो है स्पॉट्स पर आदि पर हुआ करती थी। तो ज्यादातर शूटिंग जो है 95% शूटिंग सेट्स पर ही, स्टूडियोज के अंदर ही हुआ करती थी उन दिनों में। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। लेखक कहता है कि मेरा ऐसा मानना है कि सेट्स और स्टूडियो लाइट्स की आवश्यकता से लड़कियों और लड़कों को जो है कुरूप या बदसूरत बनाया जाता था, फिल्मों में उन्हें प्रस्तुत करने लायक बनाने हेतु। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। और कह रहे हैं कि जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, उसमें एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम मेंटेन किया जाता था। जैसे द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली, हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। जैसे जो मुख्य मेकअप मैन होता था, वो फिल्मों के जो मुख्य अभिनेता अभिनेत्रियां होते थे, उन्हें बदसूरत बनाने का काम करता था, मेकअप वेकअप पोत करके। और उसका जो मुख्य मेकअप मैन होता था, उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था, वरिष्ठ सहायक, वो सेकंड ग्रेड के दूसरे दर्जे के हीरो हीरोइंस को बदसूरत बनाने का, लीपापोती करके, चेहरे पे मेकअप वेकअप करके उन्हें बदसूरत बनाने का काम करता था। और जो मुख्य मेकअप मैन था, उसका जो जूनियर असिस्टेंट था, कनिष्ठ सहायक, वो मुख्य कॉमेडियन को का मेकअप करता था। और इसी तरह से, यानी कि जो सबसे प्रमुख मेकअप मैन है, वो प्रमुख अभिनेता या अभिनेत्री का मेकअप करेगा। इस तरह से इस पदानुक्रम को मेंटेन किया जाता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और वे अभिनेता या अभिनेत्रियां जो आमतौर पे भीड़ का काम करते हैं, जैसे फिल्मों में आपने कभी देखा होगा कि कोई हीरो या हीरोइन डांस कर रहे हैं, तो उनके आसपास काफी सारी और पब्लिक भी डांस करती है। तो वैसे जो भीड़ का जो रोल करने वाले जो अभिनेता या अभिनेत्रियां होते थे, उनको मेकअप वगैरह लगाने पोतने का काम ऑफिस बॉय किया करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। लेखक कह रहा है कि जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, उसमें भी एक ऑफिस बॉय हुआ करता था। ऑन द डेज when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. और कह रहे हैं कि जब कभी भी ऐसी कोई शूटिंग होती थी जहां काफी सारे लोगों को बुला के भीड़ वगैरह की शूटिंग कराई जाती थी, तो आप ये ऑफिस बॉय को
एक बड़े से बर्तन के अंदर पेंट वेंट आदि मिलाकर घोल के, पैनकेक्स वगैरह का पेंट वगैरह चेहरों पे पोतने वाले कलर्स को घोलते हुए देख सकते थे। और भीड़ का किरदार निभाने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों के चेहरे पर हाथों से थोपते हुए, पोतते हुए आप देख सकते थे इस ऑफिस बॉय को। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। और विचार जो था वो ये था कि मेकअप लगाते समय चेहरे पर एक एक जो पोर होता है, रोम छिद्र होता है, वो पूरा का पूरा लोशंस वगैरह से भर जाना चाहिए, ढक जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director और लिरिक्स राइटर। वो ऑफिस बॉय जो था वो वास्तविकता में यथार्थ में एक कोई लड़का नहीं था। वो अपनी 40 की उम्र में, 40 की प्रारंभिक उम्र में था, 41-42 की, यानी 40 वाली प्रारंभिक उम्र में था। सॉरी, 41-42 नहीं, 40s माने जो 30 से 40 के बीच में जो चल रहा था, तो वो 40 की जो प्रारंभिक गिनती होती है, ऐसी उम्र में था वो। Having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, लेकिन वो ऑफिस बॉय जो था वो काफी वर्षों पहले स्टूडियो में दाखिल हुआ था इस आस में कि वो कोई टॉप का स्टार अभिनेता बन जाएगा, या टॉप का स्क्रीन राइटर बन जाएगा, या फिर डायरेक्टर, या फिर पटकथा लेखक आदि बन जाएगा। यानी ऐसा कोई फिल्मों में जो महत्वपूर्ण जो हीरो हीरोइन या डायरेक्टर वगैरह होता है, ऐसे बनने की आस में काफी वर्षों पहले वो ऑफिस बॉय जो है जेमिनी स्टूडियोज में भर्ती हुआ था। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, लेकिन वो एक मामूली छोटा मोटा कवि था। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, 2 whole sides of which were French windows. I didn't know at that time they were called French windows. लेखक कहता है उन दिनों में मैं एक घन के आकार वाले एक चैम्बर में, ऑफिस में काम किया करता था, जिसकी जो है पूरी साइड्स फ्रेंच स्टाइल की विंडोज, यानी फ्रेंच विंडोज हुआ करती थी। लेखक कहता है कि उन दिनों तो मैं भी नहीं जानता था कि वो फ्रेंच विंडोज कहलाती थी। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। और लेखक कह रहा है कि उस अपने घनाकार कमरे में बैठा मैं न्यूज़पेपर्स की कटिंग वगैरह जो फाड़ता वाड़ता रहता था, दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक यही काम करता रहता था। इसे देखकर कई लोग ये समझते थे कि मैं कुछ नहीं करता हूं, फालतू टाइम व्यर्थ करता हूं और मेरा कोई विशेष काम नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा सोचते थे लोग मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग्स काटते फाड़ते हुए देख करके। आगे लेखक कहता है इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज सो। और ऐसी भी संभावना थी कि हमारा जो जेमिनी स्टूडियोज का जो मालिक था, बॉस था, वो भी शायद उन लोगों की तरह सोच सकता था कि मैं कोई विशेष काम नहीं करता हूं, ऐसी भी संभावना थी। आगे लेखक कहता है सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसा महसूस करता था कि मुझे कुछ काम धंधा, मुझे कोई काम दिया जाना चाहिए, वो मेरे केबिन में आ धमकता था और मुझे अच्छा खासा लंबा चौड़ा लेक्चर उपदेश दे जाया करता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। तो ये कह रहे हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट का वो जो लड़का था, मेकअप डिपार्टमेंट का वो जो ऑफिस बॉय, मेकअप डिपार्टमेंट का वो लड़का ऑफिस बॉय जो था, उसने ऐसा तय किया कि मुझे, लेखक अपने बारे में कह रहा है कि मेकअप डिपार्टमेंट का वो जो लड़का था, ऑफिस बॉय था, उसने ऐसा तय किया कि मुझे थोड़ी बुद्धि या ज्ञान दिया जाना चाहिए कि किस प्रकार महान साहित्यिक प्रतिभा वाले व्यक्ति जो है एक ऐसे डिपार्टमेंट में जाकर अपना समय बर्बाद कर रहे थे
जो डिपार्टमेंट सिर्फ नाइयों या विकृत दिमाग वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त था। Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. लेखक कहता है जल्दी ही मैं ये प्रार्थना कर रहा था, जल्दी ही मैं ये प्रार्थना कर रहा होता था कि हर समय भीड़ वाली शूटिंग हुआ करे, जहां काफी सारी पब्लिक, फिल्म में ऐसे कई सारे दृश्य आते हैं जहां भीड़ को दिखाना होता है, तो जल्दी ही मैं ऐसी दुआ कर रहा था कि भीड़ वाली शूटिंग होती रहे। इससे कम कोई भी चीज मुझे मेकअप डिपार्टमेंट का वो जो लड़का था, ऑफिस बॉय, उसके प्रवचनों से इससे कम कोई भी चीज मुझे नहीं बचा सकती थी। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज, इग्नोमिनी एंड निग्लेक्ट वर ड्यू टू कोठामंगलम सुब्बू। तो लेखक कहता है कि कुंठा के सारे मामलों में जो मन की जो कुंठा होती है, यानी मन जब कुंठित हो जाता है, हताशा और निराशा से भर जाता है, तो लेखक कह रहा है हताशा या कुंठा के सारे मामलों में आप हमेशा ये पाओगे कि इंसान का गुस्सा जो है वो एक अकेले व्यक्ति की तरफ होता है, चाहे खुलकर या छुपकर। और मेकअप डिपार्टमेंट का ये आदमी, ये ऑफिस बॉय, ये मेकअप डिपार्टमेंट का ये आदमी इस बात से अच्छी तरह से सहमत था, इस बात को अच्छी तरह से मानता था कि उसके सारे दुख, उसकी सारी बदनामी और उसकी अनदेखी, ये सब कुछ जो थी वो कोठामंगलम सुब्बू नाम के एक व्यक्ति के कारण ही थी। ऐसा मेकअप डिपार्टमेंट के उस लड़के, उस आदमी के द्वारा माना जाता था कि उसकी सारी कुंठा, उसकी सारी बदनामी और उसके सारे दुख का कारण कोठामंगलम सुब्बू है। ऐसा वो लड़का मेकअप डिपार्टमेंट का मानता था। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। सुब्बू जो है, उसके कारण भी थे कि सुब्बू जो है जेमिनी स्टूडियोज में दूसरे नंबर पर आता था। उसका रुतबा, उसकी इंपॉर्टेंस जो है सेकंड नंबर पर थी। आगे है, ही कुडंट हैव had a more encouraging opening in films than our grown up makeup boy had। लेकिन सुब्बू जो है वो हमारा ये जो बड़ा हो चुका मेकअप बॉय था, उसकी तुलना में फिल्मों में अधिक उत्साही शुरुआत नहीं कर सकता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर there were no firmly established film producing companies or studios। बल्कि इसके विपरीत सुब्बू जो है उसने कहीं ज्यादा अनिश्चित और कठिन समयों का, सुब्बू ने कहीं ज्यादा कठिन और कहीं ज्यादा अनिश्चित समय का सामना किया था। क्योंकि जब सुब्बू ने फिल्मों में अपना करियर शुरुआत करी थी, तब जो है फिल्म जगत में कोई अच्छे से मजबूती से स्थापित फिल्म निर्माण की जो है कंपनियां या स्टूडियोज आदि नहीं हुआ करते थे। अच्छे मजबूत फिल्म स्टूडियोज, फिल्म निर्माण के ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं, कंपनीज आदि नहीं हुआ करती थी जब कोठामंगलम सुब्बू ने अपनी फिल्मों में करियर की शुरुआत की थी। तो सुब्बू को मेकअप डिपार्टमेंट के इस बॉय की तुलना में सुब्बू ने ज्यादा कठिन और ज्यादा अनिश्चित समय का सामना किया था। आगे बोल रहे हैं, इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर अवर बॉय। तो कह रहे हैं कि शिक्षा के मामले में भी, यहां तक कि खास तौर पे औपचारिक शिक्षा के मामले में भी सुब्बू जो है, हमारा यह मेकअप डिपार्टमेंट का जो बॉय है, उसकी तुलना में अधिक प्रशंसनीय बढ़त नहीं पा पाया था सुब्बू। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपुल। लेकिन ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण, इस गुण के कारण कि वो ब्राह्मण था, कोठामंगलम सुब्बू एक ब्राह्मण था, इस गुण के कारण वास्तव में
लेखक कह रहा है कि ये एक गुण ही था कि सुब्बू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। तो ब्राह्मण कुल में जाति में पैदा होने के कारण सुब्बू को ज्यादा समृद्ध, ज्यादा संपन्न स्थितियां और लोगों तक सुब्बू की पहुंच हुई। मतलब सुब्बू ज्यादा संपन्न, समृद्ध स्थितियों और लोगों से मिल पाया, उन तक पहुंच पाया। He had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film. सुब्बू में हर समय प्रसन्न दिखाई देने की क्षमता थी, यहां तक कि फ्लॉप फिल्म दे देने के बाद भी, ऐसी किसी फिल्म के लिए काम कर देने जो कि फिल्म फ्लॉप हो जाए, उसके बाद भी सुब्बू में प्रसन्न चित्त दिखाई देने की क्षमता थी। He always had work for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. आगे कह रहे हैं, he always had work for somebody. सुब्बू जो है हमेशा किसी ना किसी के लिए काम किया करता था और he could never do things on his own. वो अपने खुद के लिए स्वयं जो है स्वयं अपने खुद के लिए कोई काम नहीं कर पाता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली। लेकिन सुब्बू की जो वफादारी की जो भावना थी, वो वफादारी की भावना उसे उसके मुखिया या बॉस जो कहें उसके प्रति बॉस की नजरों में विशेष पहचान दिलाती थी। बॉस की नजरों में, मालिक की या मुखिया की नजरों में सुब्बू की एक विशेष पहचान होती थी उसकी वफादारी के कारण। और सुब्बू अपनी संपूर्ण सृजनात्मकता को अपने बॉस या अपने प्रमुख के फायदों के लिए, उसके लाभों के लिए अपनी पूरी सृजनात्मकता को झोंक देता था, लगा देता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। सुब्बू जो है फिल्मों के लिए बिल्कुल अनुकूल व्यक्ति था। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। और सुब्बू यहां एक वो आदमी था सुब्बू के रूप में जिसे प्रेरित किया जा सकता था जब उसे आदेशित या निर्देशित किया जाता था तब। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंड्स देम लविंगली। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways of the rat pouring affection on its victims offspring. अब कह रहे हैं कि यदि कभी फिल्मों में कोई ऐसा सीन या सिचुएशन बनती कि जब प्रोड्यूसर सुब्बू से ऐसा कहता कि एक चूहे और बाघिन की पानी के अंदर लड़ाई होती है, पानी में एक चूहे और शेरनी की, बाघिन की, टाइग्रेस की लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में चूहा जो है बाघिन को मार डालता है, लेकिन चूहे को बाघिन के जो शावक होते हैं, नन्हे बच्चे होते हैं, उन पर चूहे को दया आ जाती है और वो बड़े ही प्यार से उनकी चौकसी करता है, उनकी निगरानी करता है। तो प्रोड्यूसर सुब्बू से कहता कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस दृश्य को, इस सीन को कैसे किया जाए, ये दृश्य कैसे फिल्माया जाए। तो सुब्बू जो है 4-5 अलग अलग तरीकों के साथ प्रस्तुत हो जाता, 4-5 तरीके बताता कि किस प्रकार चूहा जो है अपने पीड़ित चूहे ने जो टाइग्रेस को मार दिया था, बाघिन को मार दिया था, उसके बच्चों पर कैसे प्यार उड़ेल रहा हो, कैसे प्यार प्रदर्शित कर रहा हो। इस दृश्य को, इस सीन को कैसे फिल्माया जाए, उसके 4-5 आइडियाज सुब्बू तुरंत दे दिया करता था प्रोड्यूसर को। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स। प्रोड्यूसर कहता कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तरीके जो हैं प्रभावशाली रहेंगे फिल्मांकन में। और ऐसा प्रोड्यूसर के कहने पर 1 मिनट के समय में सुब्बू 14 और नए तरीके या विकल्प प्रस्तुत कर देता कि इस दृश्य को ऐसे ऐसे और फिल्माया जा सकता है। 14-15 और विकल्प बता देता। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो इजी
film making must have been and was so easy with a man like Subbu around. And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. तो कह रहे हैं कि सुब्बू के आसपास होने पर, सुब्बू के पास मौजूद होने पर जो है फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाने का काम जो है बहुत ही आसान होता था जब सुब्बू जैसा आदमी पास होता था। और कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियोज को निर्देशन दिया और एक नई आयाम, नई परिभाषा दी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति था तो वो सुब्बू था। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. कह रहे हैं कि एक कवि के रूप में सुब्बू की एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। और हालांकि सुब्बू जो है कविताओं में ज्यादा जटिल और ऊंची अवस्थाओं का निर्माण करने में सक्षम व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर अपनी कविताएं जो हैं वो आम जनता, साधारण या आम जनता के लिए अपनी कविताएं लिखा करता था। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट। फिल्मों में जो कह रहे हैं हिज सक्सेस इन फिल्म्स, फिल्मों में सुब्बू की जो सफलता थी उसने सुब्बू की साहित्यिक उपलब्धियों पर जो है साया लगा दिया था, ग्रहण लगा दिया था, या साहित्यिक उपलब्धियों को छोटा कर दिया था फिल्मों में उसकी सफलता ने। और ऐसा उसके आलोचक मानते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन एंड ऑल्सो रोट अ स्प्राउलिंग नॉवेल थिलन्ना मोहनाम्बल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स। सुब्बू ने कई सारी जो है सच्चाई से असली, बिल्कुल वास्तविकता में असली कहानी की कविताएं लिखी थी, लोक परहेज और शब्द चयन में। और उसने थिलन्ना मोहनम्बल नाम से एक विशाल उपन्यास भी लिखा था जिसमें दर्जनों चतुराई पूर्वक नक्काशी किए गए, तराशे गए पात्र थे उस नॉवेल में जो सुब्बू ने लिखा था। किस नाम से? थिलन्ना मोहनम्बल। उसमें दर्जनों ऐसे पात्र थे जो बड़ी ही चतुराई से तराशे गए थे। आगे लेखक कह रहा है, ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। सुब्बू ने 20वीं सदी के प्रारंभिक समय की देवदासीज जो हुआ करती थी, देवदासियां, उनकी मनोदशा और उनके मैनर, उनके रंग ढंग, उनके व्यवहार को उसने पूरी तरह से सफलतापूर्वक जो है चित्रित किया था, दोबारा से उनका सृजन किया था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. सुब्बू जो है वो एक बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यजनक अभिनेता था। उसने कभी भी प्रमुख फिल्मों में प्रमुख जो है भूमिकाएं, मुख्य भूमिकाओं की जो है अभिलाषा कभी नहीं करी सुब्बू ने। लेकिन जो कोई भी सहायक रोल सुब्बू को मिला करता था फिल्मों में, उसमें वो तथाकथित मुख्य जो नायक या नायिकाएं या प्रमुख किरदार होते थे उनसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता था, अपना अभिनय प्रस्तुत करता था। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेसिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस। सुब्बू जो है अपनी लाइफ में जिस किसी से भी मिलता था, जिस किसी से भी उसका जान पहचान, उसका परिचय होता था, जिससे मिलता था, हर उस व्यक्ति के लिए सुब्बू के मन में बिल्कुल सच्चा हमदर्दी और प्यार हुआ करता था। और सुब्बू का घर जो है वो उसके
पास के और दूर के दर्जनों रिश्तेदारों और परिचित के लोगों का जो है स्थायी निवास बन चुका था सुब्बू का घर। यानी उसके पास के दूर के रिश्तेदार या उसके जान पहचान वाले दर्जनों लोग सुब्बू के घर में ही हमेशा पड़े रहा करते थे, वहीं आकर उन्होंने बसेरा डाल लिया था। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। अब सुब्बू का ऐसा स्वभाव बिल्कुल नहीं था, ये सुब्बू के स्वभाव के विपरीत था कि वो ऐसा सोचे भी कि वो इतने सारे लोगों को अपने घर में रख रहा है, पाल रहा है, उन्हें खिला रहा है। तो ऐसी ओछी बात सुब्बू सोचता भी नहीं था, ये उसके स्वभाव में भी नहीं था कि वो कई लोगों को घर पे रख के खिला रहा है अपने पैसों से। आगे लेखक कहता है, सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड यट ही हैड एनिमीज। तो लेखक कहता है कि इतना दान धर्म करने वाला और उड़ाऊ, पैसे को खर्च करने वाला, इतना दान धर्म करने और उड़ाऊ व्यक्ति सुब्बू जैसा, और फिर भी उसके दुश्मन हुआ करते थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। लेखक कह रहा है कि शायद ये इसलिए हो क्योंकि वो जो मालिक था जेमिनी स्टूडियोज का, मालिक का बहुत ही करीबी और घनिष्ठ प्रतीत होता था, शायद इसलिए उसके कई सारे दुश्मन थे। और वॉज इट हिज जनरल डिमिनीर दैट रिसेंबल्ड अ साइकोफेंट्स। और या फिर उसके दुश्मन होने का कारण यह हो सकता था कि उसका सामान्य आचरण या व्यवहार जो था वो किसी चापलूस या खुशामद करने वाले व्यक्ति के व्यवहार जैसा था, शायद इस वजह से उसके काफी दुश्मन हो। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर सुब्बू का हर एक चीज के बारे में जो अच्छी बातें कहने की जो उसकी तत्परता थी, उसके कारण उसके कई सारे दुश्मन हो, ऐसा भी हो सकता था। इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। लेखक कह रहा है किसी भी अवस्था में ये मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वाला ये वो व्यक्ति था जो सुब्बू के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक या भयानक बातें या विचार रखता था या सोच सकता था। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, बट इन द अटेंडेंस रोल्स he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. सुब्बू जो है हमेशा मालिक के साथ दिखाई पड़ता था, लेकिन अटेंडेंस के जो रजिस्टर्स हुआ करते थे उसमें सुब्बू को एक ऐसे डिपार्टमेंट में, अटेंडेंस के रजिस्टर में सुब्बू ऐसे डिपार्टमेंट में उसका नाम दर्ज था जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट कहलाया करता था, और वो मिलकर बना हुआ था एक वकील और कई सारे लेखकों और कवियों की समूह से मिलकर बना था स्टोरी डिपार्टमेंट। तो वैसे सुब्बू हमेशा मालिक के साथ दिखाई देता था, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में उसका नाम स्टोरी डिपार्टमेंट में था, जो कि एक लेखक और कई सारे जो कि एक वकील, कई सारे लेखकों और कई सारे कवियों से मिलकर बना था स्टोरी डिपार्टमेंट, कहानी वाला विभाग जेमिनी स्टूडियो का। आगे करें, द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट। लॉयर जो है वो ऑफिशियल रूप से जो है लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता था, लेकिन हर कोई उसे इसके विपरीत कहकर संबोधित किया करता था या जिक्र किया करता था। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. तो कह रहे हैं कि एक अत्यधिक प्रतिभावान अभिनेत्री जो कि अत्यधिक क्रोधी स्वभाव, गुस्सैल स्वभाव की भी थी, ऐसी एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड अभिनेत्री, एक्ट्रेस जो कि स्वभाव से बहुत ज्यादा गुस्सैल भी थी, एक बार वो फिल्म की स्टूडियो में शूटिंग के सेट्स पर पता नहीं किसी बात से गुस्से से उबल पड़ी, बहुत ज्यादा गुस्से से उबल पड़ी। वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। और जब वो अभिनेत्री गुस्से से उबल पड़ी और गुस्से में तमाम सारी बड़बड़ाते हुए बहुत सारी बातें चिल्लाने लगी, तभी
बाकी जहां बाकी सारे लोग एकदम शांत और स्तब्ध से चकित से खड़े रह गए, स्तब्ध से रह गए, तभी ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट का जो वकील था उसने क्या किया, उसने चुपके से रिकॉर्डिंग का जो इक्विपमेंट है, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को उसने ऑन कर दिया और किसी को पता नहीं चला। उसने चुपके से रिकॉर्डिंग वाले इक्विपमेंट को वकील ने ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ द लॉयर सेड टू हर 1 minute प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग। जब वो अभिनेत्री गुस्से में बहुत बोल बोलकर हाफ गई और जब वो थोड़ा सा सांस लेने के लिए रोकी, तब वकील ने उससे कहा कि जरा प्लीज 1 मिनट रुकिए, और उसने वो जो रिकॉर्डिंग थी उसको प्लेबैक कर दिया, दोबारा से चला दिया। तो आगे क्या होता है, देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। तो जब उसने प्लेबैक किया तो वापस जो वो एक्ट्रेस जो गुस्से में उबल पड़ी थी और जो गुस्से में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी, उसकी वो सारी रिकॉर्डिंग वापस से चलने लगी, वापस उसका बोला हुआ रिकॉर्डिंग में सुनाई देने लगा। हालांकि लेखक कहता है कि उसका जो एक्ट्रेस का, वो जो एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, उसका प्रोड्यूसर के खिलाफ जो भी विष वमन था, जो उसने जहर उगला या निंदापूर्वक भाषण जो दिया, निंदा भाषण या विष वमन, जितना जहर उसने प्रोड्यूसर के खिलाफ उगला, उसमें प्रोड्यूसर के खिलाफ कोई दोषारोपण या कोई गंदी बात एक्ट्रेस की तरफ से हालांकि नहीं थी। बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डम। लेकिन जब उसने साउंड इक्विपमेंट के माध्यम से जब दोबारा से अपनी ही आवाज को सुना तो वो एकदम से चकित रह गई और एकदम से विस्मित रह गई, बिल्कुल भौचक्की सी रह गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। तो कह रहे हैं कि गांव से आई हुई एक लड़की, जो कि गांव से आई हुई एक लड़की जो कि सांसारिक दुनियादारी के अनुभवों की सारी अवस्थाओं से होकर गुजरी नहीं थी, और दुनियादारी की वो सारी अवस्थाएं, दुनियादारी के वो सारे अनुभव जिनसे वो लड़की होकर गुजरी नहीं थी, वो दुनियादारी के अनुभव जो कि आमतौर पर एक बड़े ही विशेष महत्व वाले या विशेषज्ञता वाली स्थिति से पहले होते हैं, जिसमें उस लड़की ने अपने आप को पहुंचा हुआ पाया था, उससे वो गुजरी नहीं थी। तो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि गांव से आई हुई एक लड़की, वो लड़की जिसने अपने आप को किस स्थिति में पहुंचा हुआ पाया, जो स्थिति विशेष महत्व वाली और विशेषज्ञता वाली, जो आमतौर पे जो होती है, एक विशेषज्ञता या विशेष महत्व वाली स्थिति से पहले की जो स्थिति होती है, जिसमें उस लड़की ने, उस एक्ट्रेस ने अपने आप को पहुंचा हुआ पाया, तो वो स्थिति जो है दुनियादारी के सारे जो अनुभव होते हैं उनसे वो अभिनेत्री अभी गुजरी नहीं थी, गांव की अभिनेत्री। तो इस पोर्शन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जटिल सा है। तो ये कह रहे हैं टुकड़ों टुकड़ों में, अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, गांव से आई हुई एक लड़की, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, वो सांसारिक अनुभवों की सारी अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरी थी, और सांसारिक अनुभवों की वो अवस्थाएं दैट जनरली प्रिसीड अ पोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, वो अवस्थाएं, सांसारिक अनुभवों की वो अवस्थाएं जो एक महत्व या विशेषज्ञता वाली स्थिति से पहले होते हैं, जिसमें उस लड़की ने अपने आप को पहुंचा हुआ पाया था, उन सांसारिक अनुभवों से होकर वो लड़की नहीं गुजरी थी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, उस दिन जो भय
उस लड़की ने महसूस किया, उससे वो फिर कभी उबर नहीं पाई। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। द लीगल एडवाइजर who was also a member of the story department had unwittingly brought about that sad end। और ये उस लड़की का छोटे से और एक शानदार एक्टिंग के करियर का जो है अंत हो गया। ये घटना उस लड़की के छोटे और बहुत ही शानदार एक्टिंग के करियर का अंत था। और एक कानूनी सलाहकार, एक वकील जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का जेमिनी स्टूडियोज में कहानी विभाग का जो सदस्य हुआ करता था, उसके कारण उसके बेइरादतन जो है उस लड़की के करियर का अंत ले आया। तो वो जो वकील था, कानूनी सलाहकार था, उसका ऐसा इरादा नहीं था उस लड़की का करियर खत्म करने का। तो ये करियर जो है उस वकील के द्वारा बेइरादा ही खत्म हो गया उस लड़की का। आगे लेखक लिखता है, while every other member of the department wore a kind of uniform khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail। तो कह रहे हैं जबकि स्टोरी डिपार्टमेंट का बाकी हर एक सदस्य जो है वो एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहना करता था, खादी की धोती पहना करता था और थोड़ी सी बड़े से साइज की और थोड़े अनाड़ीपन से सिली हुई जो है सफेद खादी की शर्ट पहना करता था। जब स्टोरी डिपार्टमेंट के बाकी सारे सदस्य जो है एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहनते थे, उस यूनिफॉर्म में क्या था, एक खादी की धोती थी और एक थोड़ी सी बड़े साइज की और अनाड़ीपन से सिली हुई खादी की शर्ट हुआ करती थी। तब जो लीगल एडवाइजर था, ये जो वकील था, वो पैंट और टाई पहना करता था और कभी कभी एक कोट पहना करता था। और एक ऐसा कोट जो डाक वाला, जैसे डाक विभाग का कोई पोस्टमैन पहना करता हो, उस टाइप का कोट नजर आने वाला कोट पहना करता था, पैंट और टाई पहना करता था ये वकील। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhitis and Khaditis। तो आगे क्या लिख रहा है लेखक, ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस। अक्सर ये जो लीगल एडवाइजर था, ये वकील जो था, वो अकेला और असहाय दिखाई पड़ता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। तो कह रहे हैं कि ख्वाब देखने वालों की भीड़ में एक शांत तार्किक व्यक्ति सा प्रतीत होता था। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीटीज एंड खादीटीज। तो कह रहे हैं गांधी स्टाइल वाले और खादी स्टाइल वाले आदमियों की भीड़ में एक तटस्थ इंसान सा दिखाई देता था, एक शांत तार्किक इंसान दिखाई देता था सपनों से भरी भीड़ में। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film। तो कह रहे हैं कि कई सारे लोग जो जेमिनी स्टूडियोज के मालिक के बड़े ही करीबी थे, उनकी तरह जो है उसे भी फिल्म के प्रोडक्शन, फिल्म का उत्पादन, फिल्म बनाने का जो है अनुमति मिली। एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट। और हालांकि बहुत सारा कच्ची सामग्री और पैनकेक, मेकअप का आइटम बहुत सारा यूज किया गया, लेकिन फिर भी वो फिल्म जो है हिट नहीं हुई, उससे कुछ आय नहीं हुई, उससे कुछ नहीं मिला। देन वन डे the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home। फिर एक दिन क्या हुआ, जेमिनी स्टूडियोज के बॉस ने जो है स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर देने का निर्णय लिया, स्टोरी डिपार्टमेंट को कहानी विभाग को बंद कर दिया। और ये शायद
मानव इतिहास में पहली ऐसी घटना रही होगी जब किसी वकील ने अपनी नौकरी खो दी सिर्फ इसलिए कि लेखकों को और कवियों को वापस घर लौट जाने को कहा गया था इसलिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स। as I have already told you, the chapter is very lengthy, so I will soon send you the second part of the same chapter, poets and pancakes. So students, I would like to request you once again to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.